एंड आप कह रहे हो कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती एंड ऑल दैट, बट आई फील लाइक यूर समवन जिसने सक्सेसफुली काफी मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई किया है। एचडीएफसी लाइक यू सर, आपने तो आईपीओ पे ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। आईपीओ से 1 साल बाद की अपनी रिपोर्ट है। ओह वाओ! तो तो आपने उस टाइम पे वो कर लिया। जेफ बेज़ोस का वो बड़ा आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है एंड आई लेट यू टॉक टू मी अबाउट दैट। टेल मी इन डिटेल वो एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था? बट आई फील लाइक यू मेबी यू डोंट हैव 100% एक्यूरेसी, बट आपके पास कोई सिस्टम है टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग पिक्स फॉर योरसेल्फ। तो आफ्टर यू टेल मी दैट स्टोरी, कैन वी टॉक अबाउट आप कैसे साइंस आइडेंटिफाई करते हो टू मेक श्योर दैट ओके दिस इज़ अ स्टॉक दैट क्वालिफाइज फॉर यू? okay, so Amazon was 2001, so जी। after the tech crash, and that was a time कि जो जितने भी बुल्स थे Amazon के, मैरी मीकर नाम की एक वहाँ बड़ी फेमस एनालिस्ट थी, उन्होंने मतलब शी हैड बीन प्रमोटिंग Amazon for a long time and then she wrote a report saying the title was throwing in the towel on Amazon कि मतलब I am also giving up on Amazon. बिजनेस वीक ने कवर स्टोरी की थी कि Amazon going bust. In that same week, we had not just a buy, we had a strong buy on the stock at $15, which split adjusted is 75 cents. Okay. So, and Jeff Bezos wrote us an email saying thanks for the support because Yeah. nobody on Wall Street had a buy except us. Yeah. And that I always say was a pure numbers call because वो 2000 का जो last quarter था, for the first time they made substantial cash flow. It could $240 million, something like that. Almost $250,000 का cash flow था. And we spoke to them. We said we don't want the future का statements, but ये आप बता दीजिए कि calculation ठीक है ना, इतना cash flow बना है ना, तो she said yes. So we said like now for the first time there is no danger of their going bankrupt. The first time they are actually out of the woods. Yeah. So HDFC Bank, I always say it was a plus call. Amazon was only a numbers call. HDFC Bank was also a call on the people. Because banking ultimately is about people because it is about risk. और बाहर से आपके पास किसी भी बैंक का बुक नहीं होता कि उसने किसको लोन दिया है, उसमें से देयरफॉर कितना रिस्क है या डेंजर है. तो आपको खाली बेट लेना होता है कि ये मैनेजमेंट ठीक से रिस्क मैनेज करेगी या नहीं. जी. And again, like, can we go back and talk about the signs that you look for कि you know Yes. वो checklist अगर हम एक बना पाए? हाँ, देखिए एक तो होता है एक सबसे बड़ी चीज जो निवेशकों को करनी चाहिए, मैंने इस बारे में किताब में भी लिखा है कि आपको खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के बाहर जाना चाहिए कि अधिकतर ये आपको जितनी एनालिसिस रिजल्ट एनालिसिस मिलेगी कि सेल्स का ग्रोथ इतना हुआ, मार्जिन को ये हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ इतना हुआ, और कंपनी को भी मालूम है कि अधिकतर लोग यही देख रहे हैं. तो जब भी फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको इनकम स्टेटमेंट में आने के पहले बैलेंस शीट और कैश फ्लोज में नजर आएगी. क्योंकि होता क्या है, सपोज आपका माल नहीं बिक रहा है तो आप बोलोगे ले लो माल, थोड़ा क्रेडिट ज्यादा दे देते हैं ना. तो अभी पहले आप 30 दिन में पेमेंट करते थे, अब 90 दिन में कर लीजिए. तो रिसीवेबल्स में आपको नजर आएगा कि, और कैश फ्लो में नजर आएगा. तो अक्सर प्रेशर पहले वहां नजर आता है. तो इसलिए रेशियोज देखिए, कैश फ्लोज देखिए, और रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये देखिए कि कहाँ किस लेवल पे है और डायरेक्शन क्या है, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं. हो सकता है कभी कभी किसी कारण से भी होता है कि जैसे अगर नया प्लांट लग रहा है तो वो आपका एसेट बेस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आने में 2-3 साल लगेंगे, तो वो हो सकता है. लेकिन अधिकतर आपको इन सब चीज़ों से ठीक इंडिकेशन मिलता है. अब तो हम लोग एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसमें तो हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स साथ में देख सकते हैं. लेकिन मैं बोल रही हूँ इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको देखना है तो एटलीस्ट इतनी सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैश फ्लोज में क्या हो रहा है, रेशियोज कहाँ हैं, और इनकम स्टेटमेंट के बाहर जाना पड़ेगा. एक चीज़ और मैं कहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ मेरा ये क्राइटेरिया है, ये मैं 4 या 5 या 6 रेशियो देखती हूँ. लेकिन आप असल में उनके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वो उसमें वो सब क्राइटेरिया ही मीट नहीं हो रहा होगा. क्योंकि आपने खरीदा कैसे है कि टीवी पे किसी ने बोल दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने रेकमेंड किया, किसी दोस्त ने पार्टी में बता दिया. तो जो भी आपका क्राइटेरिया है या सिस्टम है, कम से कम उस पर अमल करिए. राइट. और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट रखिए, स्टॉप लॉस रखिए. एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं हो, क्योंकि आपने अगर 20 स्टॉक भी लिए हुए हैं लेकिन 3 ही सेक्टर में हैं तो वो 3 स्टॉक की तरह ही मोटा मोटा चलेंगे या गिरेंगे. ये एक सेक्टर के स्टॉक अधिकतर ऊपर नीचे साथ में ही जाते हैं. जी. तो वो
बेसिक इतना भर रिस्क मैनेजमेंट करिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं हमेशा कहती हूँ, वो मैं कई बार मैं तो सरप्राइज रही कि इवन जो प्रोफेशनली इन्वेस्ट करते हैं, कई लोगों ने स्टॉप लॉस को ऐसा सोचा ही नहीं था। जैसे आपने 25% स्टॉप लॉस निर्धारित किया, तो अब आपने 50 रुपये पे कोई स्टॉक लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका स्टॉप लॉस 37.5 पे फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। तो आप 50 से सपोज, और दूसरी बात है ये मत करिए कि 50 पे लिया है, 100 हो जाएगा या 125 हो जाएगा तो बेच दूंगी, बिकॉज फिर आप मल्टी बैगर्स से निकल नहीं, जाएंगे। ऐसा तो अगर आपका 50 से 100 हुआ, फिर 90 हुआ, आप रहिए, 150 हो गया, वहां से 135 हुआ, बैठे रहिए, फिर 200 हुआ, 200 से जब वो 150 वापस आया, दैट मीन्स वो स्टॉक 25% ऊपर से गिरा, तब आप निकल जाइए। होगा कई बार कि उसके बाद फिर चल जाए, लेकिन ऑन द होल अगर आप ये डिसिप्लिन रखेंगे, ये अनुशासन रखेंगे, तो ऑन द होल इट विल हेल्प योर पोर्टफोलियो। मैम, आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे